हेलो बच्चों, सोशल भी सविता चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 7th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट के ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, सैम्पल पेपर है 25-26 सेशन के मिड टर्म एग्जाम से पहले जो शिक्षा निदेशालय द्वारा आया हुआ है। ये बिल्कुल पैटर्न, एग्ज़ाम के पैटर्न, जो पेपर के पैटर्न है उस तरह से है। हमारा अधिकतम 60 अंक जो 60 नंबर के पेपर होता है, 2.5 घंटे का समय है और इसमें कुल 4 खंड होते हैं, कै ख ग घ, और कुल 11 प्रश्न होते हैं। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने हम प्रश्न को देखते हैं। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने कॉपी में भी सॉल्व करके रख लीजिएगा। एग्जाम से पहले सारा करके जाइएगा, क्या पता आपके इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं, तो इसे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, हमारा जो खंड क्या है, अपघटित बोध। निम्नलिखित गद्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो ये पैराग्राफ है, इसके पूरे अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक पैराग्राफ मैं पढ़ के बता देती हूँ जल्दी से। एक पेड़ एक छोटे से लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, फूलों का माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता, उसके फल खाता और उसके साथ खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ के छांव में सो जाता। लड़का और पेड़ दोनों बहुत खुश थे। कई साल बाद वह लड़का पेड़ के पास आया। उसने पेड़ से कहा, मेरी शादी होने वाली है, मुझे घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर उनसे घर बना लो। युवक ने पेड़ की सभी शाखाएं को काट ले गया और बस तना बच गया। तो पहला प्रश्न देखिए। अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। पेड़ किसको प्रेम करता था? अभी हमने पढ़ा था कि लड़के को, तो यहाँ गया आंसर हो जाएगा। सेकंड है, थकने के बाद लड़का क्या करता था? देखिए, अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि थकने के बाद वो पेड़ की छाँव में सो जाता था, तो पेड़ के नीचे वो सो जाता था, गया होगा। अब ये देखिए थर्ड है, आप देख सकते हैं थर्ड है, कई साल बाद लड़का पेड़ के पास क्यों आया? क्योंकि उस शादी होने वाली थी, तो यहाँ से आंसर हो गया। और फोर्थ है, पेड़ की सलाह पर युवक ने क्या किया? कि उसने पेड़ से कहा कि मुझे घर चाहिए, क्या घर दे सकते हो? तो पेड़ ने उसे सलाह दिया कि उसने पेड़ की शाखाएं काट ली और उसे घर बना लिया। अब अगला देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न को आंसर दीजिए। तो बच्चों, इसे आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारा पहला प्रश्न है, काव्यांश में वर्षा का सब पर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रश्नता ग हो जाएगा। जलचर का अर्थ क्या होता है? पानी में रहने वाले जीव जंतु। थर्ड है, काव्यांश के अनुसार माली ने कहा गीत गा रही है, तो बागों में, इसका आंसर हो जाएगा। और फोर्थ है, वर्षा के समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? 2 घटनाओं लिखिए। ये देखिए आंसर है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो 2 घटनाएं हो गए यहाँ पे। अगला प्रश्न की ओर बच्चे चलिए बढ़ते हैं, और मैंने यहाँ आंसर भी लिख दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। खंड अब हम ख देखेंगे, व्यवहारिक व्याकरण। थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित व्याकरणीय प्रश्न को उत्तर दीजिए। पहला है, दांत खट्टे करने, मुहावरा का सही अर्थ? तो परास्त करना या किसी को पराजित करना, ये होगा आपका आंसर। सेकंड है, सौभाग्य शब्द के उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग लिखिए। तो देखिए यहाँ उपसर्ग होगा सौ और मूल शब्द होगा भाग्य। तो यहाँ सौ जो हो गया वो उपसर्ग हो गया, और मूल शब्द जो हो गया भाग्य हो गया, पीछे वाला शब्द हो गया। अगला है, थर्ड है, प्रगतिशील शब्द में प्रत्यय। तो प्रत्यय जो हो गया शील हो गया, प्रत्यय देखिए लास्ट में जो लगे होते हैं, तो यहाँ प्रत्यय मैंने लिख दिया है। फोर्थ है, भ्रांस महिला किस तरह वे प्रतीत होती थी? तो वाक्य में विशेषण छाटिए। तो विशेषण भ्रांत मत, देखिए यहाँ पे महिलाओं की तरह है। और फिफ्थ है, यह मुरली बड़ी अच्छी बजा रही है, वाक्य क्रिया का भेद है, तो यह वर्तमान काल का क्रियावाचक वाक्य है। अभी देखिए मिलान करना है बच्चों। हमारा 5वां क्वेश्चन, 6ठा और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो बुढ़ापा शब्द की संज्ञा, तो हमें बुढ़ापा में मतलब भाव आ रहा है, तो उसमें हमारा ये भाववाचक संज्ञा आ जाएगा।
बुढ़ापा में यहाँ सिंधु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो सिंधु शब्द के पर्यायवाची सागर होगा, समुद्र हो जाएगा। और नृत्यांगना के मतलब हो जाएगा नर्तक। और मित्र के विलोम शब्द जो हो गया उसका उल्टा शत्रु हो गया। और दिन का तत्सम हो गया, आप देख सकते हैं दिवस हो गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ आंसर लगा भी दिया है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं बच्चों। चलिए अगले प्रश्न हम करते हैं। खंड ग पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसे फिर से पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, और पढ़ने के बाद इसमें से हम आंसर ढूंढेंगे। तो चलिए मैं आंसर करा रही हूँ, आप इसे अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। पहला है, गद्यांश के अनुसार कौन बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती है? तो नदियाँ, ख आंसर हो जाएगा। सेकंड है, नदियों के प्रति लेखक के मन में किस प्रकार के भाव थे? तो आदर और श्रद्धा, ये ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों। गद्यांश के अनुसार लेखक किसकी गोद की तरह नदियों में डुबकियां लगाया करते थे? तो माँ की। अब अगला है, गद्यांश के अनुसार लेखक हिमालय पर चढ़कर हैरानी क्यों था? तो देखिए हैरान क्यों था, तो यहाँ घ आंसर हो जाएगा कि नदियों को दुबली पतली देख करके, कि हिमालय से नदियाँ दुबली पतली बिल्कुल दिख रही थी। अब चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न 5वां, निम्नलिखित गद्य पाठों पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए 1 2 3 3 प्रश्न दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी आपको 2 प्रश्न करने हैं बच्चों। तो चलिए पहले हम प्रश्न सारे देख लेते हैं 5th का, उसके बाद हम आंसर करेंगे। तो पहला है, पापा खो गए पाठ में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों लगा? सेकंड है, यास्की चांद को पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोता चांद ने अथक प्रयास क्यों किया? और थर्ड है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? चलिए बच्चों, अब हम तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देखेंगे। चलिए देखिए बच्चों, आप इसमें से कोई भी 2 प्रश्न कर सकते हैं। मैंने तीनों करा दिया है। पापा खो गए पाठ में सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा? तो आंसर देखिए, छोटी बच्ची, क्योंकि उसने धैर्य से समझदारी दिखाई और रास्ता ढूंढने में मदद की। सेकंड है, यास्की चांद को पेड़ पर चढ़ने के लिए तो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया? क्योंकि वह अपनी सहेली को खुश करना चाहती थी और हार मानना नहीं जानती थी। और थर्ड है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो बच्चे बहुत उत्साहित और प्रसन्न हो जाते थे, मतलब खुश हो जाते थे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम बच्चे बढ़ते हैं। अब हम 6th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्द में लिखिए। पहला है, मिठाई वाले में कौन से गुण थे कि सभी उसकी ओर खींची चले आते थे? सेकेंड है, क्या कारण था कि सभी पात्र मिलकर सभी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? और थर्ड है कि पापा खो गए पाठ में लाल ताऊ किस प्रकार शेष पात्रों से भिन्न हैं? तो बच्चों एक चलिए तीनों क्वेश्चन के हम आंसर देखते हैं, और तीनों में से आपको 2 करने हैं। तो इन तीनों में से देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन भी लिख दिया कि मिठाई वाले में कौन से गुण थे कि सभी उसकी ओर खींचे चले आ रहे थे? देखिए कि मिठाई वाले ने सादगी, मधुर व्यवहार, धैर्य और ईमानदारी जैसे अच्छे थे। यही कारण था कि सभी लोग उसकी ओर आकर्षित होकर मिठाई खरीदने आते थे। और सेकंड देखिए, क्या कारण था कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि उसने इसका पता नहीं उसका पता नहीं मालूम था, क्योंकि लड़की, यहाँ लड़की आएगा, लड़का छोटी थी, जिससे वजह से वह जानकारी सही से दे नहीं पा रही थी। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा, लड़का आ गया है। और थर्ड है, पापा खो गए पाठ में लाल ताऊ किस प्रकार के शेष पात्रों से भिन्न थे? तो पापा खो गए पाठ में लाल ताऊ शेष पात्रों से भिन्न इसलिए थे क्योंकि उन्होंने बच्ची को अपनापन दिया, धैर्य से बात की और सच्चे मन से उसकी मदद करना चाहा। उनका व्यवहार सहानुभूति और जिम्मेदार पूर्ण था। चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर हम अब हमारा प्रश्न 7 हो गया।
निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो देखिए बच्चों, इससे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और चलिए हम आंसर करते हैं। पहला है, काव्यांश के अनुसार पक्षी किस प्रकार के बंधन से बंधे हुए हैं? तो ये सोने के पिंजरे में, ग आंसर हो जाएगा। सेकंड है, काव्यांश के अनुसार पक्षी उड़ान को सपने में क्यों देख रहे हैं? तो ये देखिए, पक्षी स्वतंत्र है, मतलब वो आज़ाद है, इसलिए आकाश में उड़ने के सपने देख रहे हैं। अब हमारा थर्ड देखिए, यहाँ देख सकते हैं थर्ड, काव्यांश के अनुसार पक्षी की क्या इच्छा है? तो उड़ने की। फोर्थ है, काव्यांश में तारों की तुलना किससे की गई है? तो अनार के दानों से। तो इस तरह से हमारा ये 7वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। और अगला हमारा 8वां प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित पाठों पर आधारित किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए 3 प्रश्न है, इसमें से 2 देना है। कठपुतली अपने पाँव पर क्यों नहीं खड़ी हो पाती थी? और थर्ड है, कठपुतली को क्रोध क्यों आया? और थर्ड है, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहती? तो तीनों क्वेश्चन के चलिए अब हम आंसर करते हैं बच्चों। इसमें से कोई भी आप कठपुतली अपने पाँव पर क्यों नहीं खड़ी हो पा रही थी? कठपुतली अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसकी डोर हमेशा किसी और के हाथ में रहती है। कठपुतली को क्रोध क्यों आया? क्योंकि वो दूसरे के इशारे पर निर्भर और स्वतंत्र नहीं है, मतलब वो दूसरे के इशारे पर ही नाचती है। और थर्ड है कि पंछी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहती? पंछी पिंजरे में नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें खुले आकाश और स्वतंत्रता प्रिय होती है। अब चलिए, अब हमारा प्रश्न है जो बच्चों 9, निम्नलिखित पाठों पर आधारित किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 30 से 40 शब्द में दीजिए। तो ये देखिए, पहला है, रहीम ने सच्चे मित्र की क्या कसौटी बताई है? थर्ड है, आपके विचार से पक्षी पालना उचित है अथवा नहीं? थर्ड है, शाम एक किसान पाठ में किसान को किस रूप से प्रदर्शित किया गया है? चलिए बच्चों, तीनों क्वेश्चन हम करते हैं। तीनों के आंसर मैं अभी बता रही हूँ। ये देखिए बच्चों, अब हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर है। इसमें से 2 प्रश्नों को कि रहीम ने सच्चे मित्र की क्या कसौटी बताई? तो रहीम ने सच्चे मित्र की कसौटी यह बताई कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो सुख दुख में साथ दें, वही सच्चा मित्र होता है, वही वास्तविक और निष्ठावान मित्र कहलाता है। सेकंड है, आपके विचार से पक्षी पालना उचित है अथवा नहीं? तो उचित नहीं है क्योंकि पक्षियों को स्वतंत्र आकाश में उड़ना चाहिए। और अब अगला हम देखते हैं, ऊपर करती हूँ थोड़ा। शाम एक किसान पाठ में किसान को किस रूप में प्रदर्शित किया गया? मेहनती, ईमानदार, आज संघर्षशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा खंड घ है, रचनात्मक लेखन। अब देखिए 10 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्द में पत्र लिखिए। आप अपने विद्यालय में चल रही वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए, अथवा गीत गायन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो आप दोनों में से कोई एक पत्र लिख सकते हैं। 6 नंबर का है और 11 नंबर के भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। दशहरा है, परिश्रम का महत्व है, योग दिवस है। तो चलिए पहले मैं 10th क्वेश्चन कराती हूँ, फिर लिख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य के खेल कूद के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने हुए तो आवेदन, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय विद्यालय और वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने होती आवेदन महोदय। सब थोड़ा मैं इसे और ऊपर कर दूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया तो आपको अच्छे से, आशा करती हूँ विजुअल होगा। देख सकते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय विद्यालय लिख सकते हैं अपना, और वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु महोदय सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में आयोजित वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने की मेरी प्रबल इच्छा है। मैं कक्षा 7वीं का विद्यार्थी हूँ और दौड़ और कबड्डी खेल
विशेष रुचि तथा अभ्यास रखता हूँ। मैं नियमित रूप से खेल कूद में भाग लेता रहता हूँ और अच्छे प्रदर्शन की आशा करता हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें। आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी। और अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी क्लास लिख सकते हैं और डेट लिख सकते हैं जिस डेट को आपने देना है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब अगला है बच्चों, चलिए अब इसमें छोटे भाई बहन के गीत गायना प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई किस तरह से देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको भी। प्रिय छोटे भाई सन सहित नमस्कार। यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्न हुई कि तुम्हें ने विद्यालय की गीत गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारी इस सफलता पर मुझे गर्व है। यह तुम्हारी लगन, मेहनत और संगीत के प्रति प्रेम का परिणाम है। आशा है कि तुम आगे भी इसी प्रकार के परिश्रम कर विद्यालय और परिवार का नाम रोशन करते रहोगे। मैं तुम्हारी प्रतियोगिता और उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तुम्हारा अपना भाई या बहन जो भी है उसका नाम लिख सकते हो। तो इस तरह से अब 11वें नंबर के क्वेश्चन तो देखिए कि हमारा था कि किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्द में अनुच्छेद लिखना है। दशहरा परिश्रम, पहले हम दशहरा पर देख सकते हैं कि दशहरा भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है। यह त्यौहार असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक था। इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। देश भर में इस दिन रावण में नाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। लोगों मेलों का आनंद लेते हैं और आतिशबाजी की जाती है। दशहरे पर हमें यह शिक्षा देते हैं कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है। यह पर्व समाज में साहस, धर्म और सत्य का पालन का संदेश देता है। और इसमें सेकंड जो अनुच्छेद था देख सकते हैं, परिश्रम का महत्व। यहाँ देखिए, परिश्रम जीवन में सफलता की कुंजी है। बिना मेहनत कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। किसान खेती में मेहनत करता है तभी अनाज उपजा पाता है। विद्यार्थी परिश्रम करता है तभी अच्छे अंक पाता है। आलसी व्यक्ति हमेशा असफल रहता है और समाज में सम्मान नहीं पाता है। परिश्रम से ही मनुष्य अपने सपनों को पूरा कर सकता है। परिश्रमी व्यक्ति हार मानने की बजाय आगे बढ़ने का प्रयास करता है और विजय प्राप्त करता है। अतः हमें जीवन के में सदैव परिश्रमशील रहना चाहिए। और ये देखिए ग है कि योग दिवस पर हमें तो हर वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के संदेश देता है। योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और आत्मा को मजबूत बनाता है। नियमित योग से बीमारियां दूर रहती है और एकाग्रता बढ़ती है। विद्यालयों, पार्क और संस्थानों में लोग मिलकर के योगाभ्यास करते हैं। योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है जिसे आज पूरे विश्व में अपनाया है। हमें भी प्रतिदिन योग करके स्वस्थ और सुखी जीवन जीना चाहिए। तो बच्चे, आपको पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट हुआ और अगले वीडियो हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।